चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे मानसून सत्र की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ सरकार ने वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने आज सदन में अनुपूरक बजट पेश किया है। योगी सरकार की घोषणाओं और परियोजनाओं को अगले 6 महीने में अमली जामा पहनाने के लिए उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 7,301 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट विधानसभा में पेश किया, जो आम बजट का 1.33% है। अनुपूरक बजट के जरिए युवाओं के रोजगार और किसानों के गन्ना भुगतान सहित विकास योजनाओं को चुनाव से पहले पूरा करने का दाव योगी सरकार ने चला है। अनुपूरक बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि इन 4.5 वर्षों के कार्यकाल में हमने पब्लिक का परसेप्शन बदला है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नए रिकॉर्ड बनाए और कई रिकॉर्ड तोड़े भी हैं। तो अनुपूरक बजट की घोषणा हो गई है। अनुपूरक बजट पास हो गया है। 7,7301 करोड़ का ये अनुपूरक बजट है और चुनाव आने वाला है, जिस पर विपक्ष ने हंगामा भी काटा। और विपक्ष का कहना है कि अनुपूरक बजट सिर्फ इसलिए लाया है क्योंकि सूबे में चुनाव है। चुनाव के लिए अब लोगों को लुभाने की कोशिश योगी सरकार कर रही है। गांव शहर से खाद्यान्न बन रहा है, ये ट्राई कहाँ हो रही है? ये सदन को चलने नहीं देना चाहते। इन्हें कोई न कोई बहाना चाहिए कोई न कोई सदन समाप्त करने के लिए। अंतरायाग, पेट्रोल, रसोई गैस, डीजल, खाद्य तेल, खाद्य सामग्री, बिजली, सारी चीज इतनी महंगी हो गई है कि जनता त्राही कर रही है निर्माण। और आप एजेंडा देखिए, एजेंडा में आपने 78 नंबर पर दिया है, जो हम लोगों ने दिया है बिना नहीं बोला। अभी पहले महंगाई पर सुनिए, आज पहले महंगाई पर सुनिए। महंगाई जो है जनता के जानलेवा हो गई है। जनता त्राही कर रही है। लोगों के घर में खाने के दाने नहीं है। आज दिन से पहले महंगाई पर चर्चा हो गई, आज महंगाई पर चर्चा हो गई। विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने सभी सदस्यों को मानसून सत्र की बधाई दी और अपील करते हुए कहा इस सदन की गरिमा का सभी सदस्य ख्याल रखें। वहीं इसके अलावा उन्होंने पत्रकारों के हितों की आवाज भी उठाई। ये सब पिछड़े हैं ना, तो हम लोगों को भी ले लीजिए उसी में। उत्तर प्रदेश विधानसभा 17वीं विधानसभा में प्रारंभ से ही इसीलिए जीवंत प्रसारण की व्यवस्था की गई है और दूरदर्शन पूरी कार्यवाही दिखाता है। YouTube पर जो कार्यवाही आएगी उसको इच्छानुसार हम 2 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद भी देख सकते हैं। इसलिए ये और भी उपयोगी है और साधारण मोबाइल की आवश्यकता इसमें होती है। तो ये विचार आया और अब विधानसभा की कार्यवाही YouTube पर भी देखी जा सकेगी। यूपी के जनपद अमरोहा के थाना गजरौला क्षेत्र में स्थित डिग्री कॉलेज में अवैध वसूली को लेकर छात्रों ने जमकर हंगामा काटा। छात्रों का आरोप है कि अध्यापकों की ओर से टूर के नाम पर 2,000 रुपए प्रति छात्र से मांगे जा रहे हैं और जिन छात्रों ने इसका विरोध किया उनके साथ अध्यापकों की ओर से मारपीट और गाली गलौज भी की जा रही है। रिकॉर्डिंग है आप पे? इन्होंने बोला कि हम आपके साथ ऐसा कर देंगे कि आपकी मार्कशीट आगे कहीं चलेगी नहीं, ऐसा लिखेंगे। किसी की धमकी दे रहे हैं ना, तुम हमें पैसे नहीं दोगे तो हम तुम्हारी मार्कशीट गलत कोई चरित्रहीन का लगा देंगे और तुम्हारे कहीं नौकरी लगने देंगे। आप पढ़ नहीं पाओगे। और कोरोना काल में कहाँ जाना बताओ, खुद ही बीमारी चल रही है। हम टीचर ने बोली थी ये बात शोभी शर्मा ने बोली और उनका एक और थी उनके साथ सचिन सत्य।
समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और रामपुर के सांसद मोहम्मद आजम खान को रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट से एक और बड़ा झटका लगा है। आजम खान और उनके परिवार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के 2 अलग अलग जन्म प्रमाण पत्र के मामले में आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान पर कोर्ट ने चार्ज फ्रेम कर दिया है। खास बात तो यह है कि मामला धारा 420, 467, 468, 471 के अंतर्गत चल रहा था। अब इस मामले में धारा 120 भी शामिल कर लिया गया है। जैसा कि 2 जन्म प्रमाण पत्र वाला जो मामला जो चल रहा था, उसमें सबसे पहले इन लोगों ने डिस्चार्ज एप्लीकेशन जो डाली गई थी उसको कल खारिज किया गया था और आज चार्ज फ्रेमिंग की जो कार्रवाई है उसको आज शुरू किया गया है। इसी के तहत कल जो सीतापुर के डीएम को ये कहा गया था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इंतजाम करवाएंगे मैदानता में, तो उसको पूरा किया गया और अब कल से इसमें डे बाई डे जो है वो डेट पड़ेंगी और मुझे पूरी उम्मीद है न्यायपालिका पर कि इसमें बहुत जल्द ऐतिहासिक फैसला होगा। 2 जन्म प्रमाण पत्र वाले मामले में अब्दुल्ला आजम खान के 2 जन्म प्रमाण पत्र उनके आजम खान और उनके पत्नी की तंजीन फातिमा द्वारा शरण करते एक राय मशवरा होकर बनवाए गए थे, जिसमें क्राइम नंबर 4/19, धारा 420, 467, 468, 471, 120 भी थानागंज में पंजीकृत था। उसमें आज तंजीन फातिमा, मोहम्मद आजम खान और अब्दुल्ला आजम पर चार्ज फ्रेम किए गए हैं और अगली तारीख उसमें 26 बयानों के लिए मुकर्रर की गई। चुनाव से पहले दल बदल का दौर जारी है। बसपा के पूर्व विधायक कालीचरण सुमन ने बसपा का दामन छोड़ सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ राष्ट्रीय लोक दल में शामिल हो गए। राष्ट्रीय लोक दल के प्रदेश मुख्यालय में जाकर सदस्यता ली। पूर्व विधायक कालीचरण सुमन के साथ कई प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने भी राष्ट्रीय लोक दल का दामन थामा। आपको बता दें कि आगरा ग्रामीण क्षेत्र में कालीचरण सुमन विधायक रह चुके हैं। आगरा ग्रामीण से विधायक रहे हैं। वहीं पार्टी में शामिल होने के बाद राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय सचिव अनिल दुबे के साथ कालीचरण सुमन और उनके साथियों का रालौद में आने पर जोरदार स्वागत किया गया है, जो कि हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। सपा के सांसद शफीक उर रहमान वर्क के विवादित बयान पर पूर्व यूपी डीजीपी ब्रिजलाल ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि वही शकीर उर रहमान है जिन्होंने पार्लियामेंट में वंदे मातरम गीत के समय वर्क आउट किया था। इसके साथ ही कहा कि भारत के स्वतंत्रता सेनानी कत्ले आम नहीं करते थे, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा को नहीं तोड़ते थे। सुनिए क्या कहना है उनका। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीक उर रहमान वर्क ने अफगानिस्तान के कातिल तालिबानियों की तुलना भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से। यह वही शफीक उर रहमान वर्क है जिसने पार्लियामेंट में वंदे मातरम गीत के समय वॉकआउट करके भारत माता का अपमान किया। शफीक उर रहमान वर्क को मालूम होना चाहिए और उनके मुखिया अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव जी को भी मालूम होना चाहिए कि भारत के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे वो कत्लेआम नहीं करते थे, महिलाओं को सरेआम उनके सर पर गोली नहीं मारते थे। उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने राजधानी के सरकारी आवास पर प्रदेश के उद्योग विकास के लिए सभी व्यापारियों के संग चर्चा की। बताया जा रहा कि इस वार्ता के दौरान देश और प्रदेश के सभी बड़े व्यापारी इकट्ठा हुए थे। चर्चा में प्रदेश के आर्थिक और औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे विभिन्न महानगरों के साथ ही दिल्ली और नोएडा के उद्यमी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने का जो संकल्प लिया है, गुंडे और अपराधियों का समूल नाश करने का जो बीड़ा उठाया है, इससे सबसे ज्यादा व्यापारी वर्ग को राहत और फायदा है। व्यापारी वर्ग पूरे संतोष के साथ और पूरी जिम्मेदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित किया गया है, गुंडे मवाली ये तो प्रदेश छोड़ करके भाग गए हैं, अगर दुस्साहस किए हैं तो उनको दुनिया भी छोड़ना पड़ा है और आम जनमानस के मन से भय निकले, इसके लिए योगी जी के सुशासन का बुलडोजर भी चला है।
हरदोई में अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास और 50,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। दरअसल पति ने अपनी ही पत्नी को कार की मांग को लेकर प्रताड़ित किया और मांग पूरी न होने पर पत्नी को जिंदा जला दिया। आज कोर्ट में सजा सुनवाई गई और साथ में कहा गया कि 50,000 रुपए मृतका के पुत्र को दिया जाएगा। थाना कोतवाली शहर के नुमाइशपुर निवासी अभिषेक सिंह की बहन साधना सिंह की शादी अभियुक्त के साथ हुई थी। अभियुक्त शाहजहांपुर का निवासी था और दहेज में i10 कार की मांग कर रहे थे। मांग पूरी न होने के कारण प्रताड़ित करते थे। 19/1/2014 को अभियुक्त जो है इनकी बहन को लेकर के मायके आया, मतलब नुमाइशपुर में आया और ऊपर की मंजिल के कमरे में रुका था और इसने पानी मांगा। उसके बाद इसने उसकी मैक्सी में आग लगा दी, जिससे जल गई थी और जलने के बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अभियोजन पक्ष की ओर से गवाह पेश किए गए। गवाही में अभियोग साबित हुआ और अपर जिला जज 11 श्री अबुल कैर जी ने इसकी सजा सुनाई, आजीवन कारावास और 50,000 रुपये। खबर रामपुर से है। रामपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाहबाद में तैनात एक महिला स्वास्थ्य कर्मी ने वहीं पर तैनात डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का आरोप है कि डॉक्टर ने नहाते समय उनका अश्लील वीडियो बना लिया और फिर ब्लैकमेल कर जबरन शारीरिक संबंध बनाए। बता दें कि डॉक्टर की हरकतें यही बंद नहीं हुई, बल्कि पीड़िता के पति उसका अश्लील वीडियो दिखा दिया, जिससे कि उनके पति ने उन्हें छोड़ दिया और इसके बाद डॉक्टर ने अपना धर्म परिवर्तन कर पीड़िता के साथ निकाह कर लिया और पति पत्नी की तरह रहने लगे। पीड़िता ने आरोप लगाते हुए कहा कि इस काम में शामिल एक बिचौलिए को 10,000 रुपए दिए गए और निकाह पढ़ाने वाले इमाम को डॉक्टर ने 20,000 रुपए दिए। आदमी द्वारा थाना शाहबाद पर एक प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें उसके द्वारा कहा गया था कि सरकारी हॉस्पिटल है शाहबाद में, वहाँ पर डॉक्टर नवल किशोर कार्यरत है। उनके द्वारा आदमी से निकाह किया गया और शारीरिक संबंध बन गए। आदमी द्वारा ये भी कहा गया था कि डॉक्टर नवल किशोर ने अपना नाम निकाह के दौरान अजीब खान रख लिया था, लेकिन वो उसे पत्नी नहीं मानते हैं और उसके जो वीडियो है उसे वायरल करने की धमकी के नाम पर उसके साथ शारीरिक संबंध बना। जांच के बाद इसमें मुकदमा पंजीकृत है थाना शाहबाद पर, विचारणा की जा रही है गुमदोष के आधार। अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा कर लिया। वहां से आ रही हर एक तस्वीरों में दर्द की एक नई कहानी है, लेकिन एक ऐसी जमात भी है जो उनके टेरर को अपने तरीके से समर्थन देने में जुटे हुए हैं, जो तालिबानी की भाषा बोल रहे हैं और उसकी वकालत भी कर रहे हैं। क्या तालिबान को सही ठहराने वाले ये लोग सही माने जाए? सरजमीने अफगानिस्तान में तालिबानी लड़ाकुओं का खौफ कहर बनकर टूट रहा है। हर वीडियो में दर्द की एक नई कहानी सामने आ रही है, ऐसा दर्द जो खौफ फैला रहा है, बहुत ज्यादा खौफ। लेकिन देश और दुनिया में ऐसे लोगों की जमात भी है जो उनके टेरर को अपने अपने तरीके से समर्थन देने में जुटे हैं, तालिबान की भाषा बोल रहे हैं। ऐसा ही एक बयान दिया है उत्तर प्रदेश के संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद सफीकुर रहमान ने। हमारा देश जब अंग्रेजों के कब्जे में तो सारा हिंदुस्तान आजादी के लिए लड़ रहा था। अब वहाँ का भी अब अमेरिका ने कब्जा कर रखा, पहले रशिया में था, जगह जगह उनका भी कब्जा, वो भी आजाद रहना चाहते, अपने देश को आजाद कराना चाहते। ये तो उनका पर्सनल मामला है, इसमें हम क्या दखल देंगे। लगता है सांसद जी को तालिबान से बेपनाह मोहब्बत हो गई है, तभी तो तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे को तालिबान की आजादी की जंग करार दे रहे हैं। तालिबान को हर्फ ब हर्फ सही ठहरा रहे हैं। अपने ही देश में तालिबान की वकालत करने वाले भी सामने आ गए, जिसमें सबसे बड़ा नाम है असदुद्दीन ओवैसी का। और हमारा एयरक्राफ्ट वहां भारत से उसको हाईजैक बनाकर हॉस्टल जाकर कंधार में रखते हैं। 7 साल में क्या किया आपने बताइए? क्यों नहीं हमने इनफॉर्मल या
अनऑफिशियली तालिबान से हमने क्यों नहीं बात की? तालिबान की वकालत करने का सिलसिला यही नहीं रुका। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता सज्जाद नोमानी भी तालिबान के हक में अपनी बात साझा कर रहे हैं। यहाँ तक कि तालिबान के लड़ाकुओं को सलामी तक दे रहे हैं। नोमानी का कहना है कि तालिबान की सेना ने पूरी दुनिया की सबसे मजबूत फौजों को धूल चटाई है। इन नौजवानों ने काबुल की सरजमी को चूमा है कि वो नौजवान काबुल की सरजमीन को चूम रहे हैं और अपने उस मालिक का शुक्र अदा कर रहे हैं जिन्होंने हर तरह की बेसरोसामनी के बावजूद उनके आज़्म और हौसले को कबूल करते हुए और उसकी लाज रखते हुए एक बार फिर ये बात पूरी दुनिया को दिखा दी कि फतह और गलबे का ताल्लुक सिर्फ असबाब व वसाइल से और हथियारों से और तादाद से नहीं है, बल्कि कौमी इरादे से है। तो देख लीजिए नोमानी साहब कि आपके तालिबानी लड़ाकू किस तरह अफगानिस्तान की सरजमी को चूम रहे हैं और सिर्फ जहाँ विकास की बात होती थी वहाँ आज AK-47 और मशीन गन रखी हुई है। लोग अफगानिस्तान के अलग अलग हिस्सों से निकलने के लिए कोशिश कर रहे हैं। दुनिया के सामने तालिबान के टेरर की अलग अलग वीडियो सामने आ रही है, लेकिन तालिबान के हक में कसीदे पढ़ने वाले और तालिबान के हक में इकबाल बुलंद करने वाले लोगों को क्या सही माना जाए? ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। सपा सांसद शफीक उर रहमान वर्ग की तालिबान को लेकर विवादित बयान पर दारुल उलूम फरंगी महल्ले के प्रवक्ता सूफियान निजामी का एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि तालिबान की हिमायत के सिलसिले में जल्दबाजी करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हमारे देश की फॉरेन पॉलिसी तालिबान के सिलसिले में क्या कहती है। वहीं इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा, हम आपको सुनाते हैं। इसलिए कि सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि हमारे मुल्क की फॉरेन पॉलिसी तालिबान के सिलसिले में क्या है। तालिबान ने जो दावा किया है कि वो हिंदुस्तान के जो प्रोजेक्ट, वहां पर इन्वेस्टमेंट की जो प्रोजेक्ट हैं उनको जारी रखने की इजाजत देगा, वहां पर बच्चियों की तालीम की भी इजाजत देगा, वहां पर हर शहरी को अमन और सुकून के साथ रहने की इजाजत होगी। तो अगर वाकई में ये तमाम चीजें जमीन पर उतरती हैं और तालिबान के जो ताल्लुकात हैं वो हिंदुस्तान के साथ एक पॉजिटिव तरीके से जाते हैं, पॉजिटिव वे में जाते हैं, तो फिर हमें अपने मुल्क की फॉरेन पॉलिसी के तहत जो हमारे मुल्क की फॉरेन पॉलिसी होगी उसका साथ देते हुए तालिबान की हिमायत या मुखालिफत करनी होगी। कोविड के खिलाफ राज्य भर में चल रहा वैक्सीनेशन अभियान अब अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता दिख रहा है। उत्तराखंड के बागेश्वर जनपद ने पहली डोज का अपना संपूर्ण लक्ष्य प्राप्त कर लिया। बागेश्वर के साथ साथ पौड़ी जनपद के
खिरसू ब्लॉक ने भी अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बागेश्वर जनपद और खिरसू ब्लॉक के अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि राज्य के दूसरे जनपद को भी प्रेरणा मिलेगी। नहीं, हमने पूरा लक्ष्य लिया है कि अगले 4 महीने में हम 100% वैक्सीनेशन करना चाहते हैं और बागेश्वर जनपद में जो ये पूरा हुआ है निश्चित रूप से अन्य जनपदों के लिए और अन्य स्थान के लोगों के लिए वो एक प्रेरणा का कारण बनेगा, उत्प्रेरक का काम करेगा और सभी जनपद तेजी से आगे अपना काम करेंगे और जहां कम हुआ है हम उनसे भी अनुरोध करते हैं कि वो भी तेजी से काम करें और जहां पर कुछ लोग वैक्सीन नहीं लगा रहे थे वहां पर भी लोगों को जागरूक किया गया है और आगे चल के अगर कहीं ऐसे स्थान होंगे तो हम उनसे भी सबसे अनुरोध करेंगे जगह जगह जाकर घर घर जाकर मोबाइल वैन की भी व्यवस्था है उसके माध्यम से वो कैंप लगाकर उसको पूरा करेंगे। देवस्थानम बोर्ड को भंग करने के लिए केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों की ओर से पिछले 2 माह से आंदोलन लगातार चल रहा है। तीर्थ पुरोहितों ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया है। तीर्थ पुरोहितों की मांग है कि प्रदेश सरकार की ओर से गठित किए गए देवस्थानम बोर्ड को भंग किया जाए। बोर्ड का गठन होने के बाद से तीर्थ पुरोहितों के हकूक प्रभावित हो रहे हैं। वही देवस्थानम बोर्ड को भंग करने के लिए केदारनाथ के तीर्थ पुरोहितों का आंदोलन अब उग्र आंदोलन धारण कर लिया है। बुधवार से तीर्थ पुरोहितों ने क्रमिक अनशन शुरू कर दिया, जबकि तीर्थ पुरोहितों ने देश के राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री को खून से भरा पत्र भी लिखा है। इससे पहले भी तीर्थ पुरोहितों ने प्रधानमंत्री मोदी को खून से पत्र लिख चुके हैं। देवस्थानम बोर्ड के विरोध में आज श्री केदारनाथ धाम में क्रमिक अनशन में बैठे हैं और सरकार से यही चाहिए कि जल्द से जल्द इस देवस्थानम बोर्ड को भंग करे। मलिन बस्तियों में लंबे समय से चल रहे मालिकाना हक न मिलने की समस्या को लेकर अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक राजकुमार ने पत्रकार वार्ता की। पूर्व विधायक राजकुमार ने कहा कि पूर्व में कांग्रेस सरकार ने मलिन बस्तियों के हित के लिए नियमावली बनाई गई थी, जिसकी कैबिनेट में रखकर पास किया गया था और मलिन बस्तियों के रखरखाव के लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। चलिए, इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए और जनता टीवी जरूर देखिए। नमस्कार।